इससे पहले हमने देखा कि रियो को एक नया दोस्त मिलता है। वह उसके साथ मिलकर जर्नी स्टार्ट करता है। वह रास्ते में कई मॉन्स्टर को देखते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं और वह मॉन्स्टर को मारने के बाद मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन इकट्ठा करते हैं, जिसे वह लूना शहर में बेचकर पैसा कमाएंगे। रियो और एवल अपनी जर्नी जारी रखते हुए ये बातें करते हैं, क्या कभी उनका भाईबंद से दोबारा सामना होगा। जबकि रियो को इन मॉन्स्टर से लड़ाई करने की कोई आपत्ति नहीं है। एवल ऐसे खतरे का सामना नहीं करना चाहता है, फिर भी वह खुश है कि रियो ने पहले भाईबंद से लड़ाई की। अब उनके पास मैजिक स्टोन का एक थैला है, जिससे वह अब बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वह लोग उत्तर के क्षेत्र में पहुंचते हैं और दूर कहीं एक पतली सी सड़क देखते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि अगर वह उस सड़क पे चलेंगे तो वह शहर के करीब पहुंच जाएंगे। एवल चारों ओर देखता है, सड़क पूरब की ओर माउंट एवरेस्ट जैसे दिखती है, इसलिए वह कहता है कि उन्हें पश्चिम की ओर चलना चाहिए। ऐसा लगता है एवल को बर्फीली पहाड़ी के बारे में पता है, पर वह रियो को नहीं बताना चाहता। उसे केवल ये बताता है अगर वह इस सड़क पे चलेंगे तो क्यादी नामक शहर पर पहुंच जाएंगे। रियो ये न्यूज सुनकर खुश होता है, कहता है कि वह बेड पे सोना चाहता है। एवल ये सुनकर शौक होता है कि रियो आराम पसंद किस्म का एक लड़का है, क्योंकि वह रियो को एक गुफाबाजी समझता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है किसी भी स्थिति में। एवल रियो को बताता है कि क्याद में पहुंचने के बाद उसे क्या करना चाहिए। उसे स्थानीय व्यंजनों के बारे में बताता है जो उसके अनुसार बहुत स्वादिष्ट है। दोनों दोस्तों को शहर में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता और वहाँ खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एवल रियो को एडवेंचर गिल्ड के बारे में बताता है और सलाह देता है कि उसे एक एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि वह काफी स्ट्रॉन्ग है। एवल के अनुसार गिल्ड कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है और इसके साथ रियो को इस देश में कहीं भी मुफ्त एंट्री मिल जाएगी। रियो को ये आइडिया पसंद आया। जब वे एंटर करेंगे, एवल गेट पर गार्ड को एक चांदी का सिक्का देगा ताकि वह अंदर जा सके। एवल ने रियो को एडवेंचर गिल्ड शामिल होने में एक और लाभ बताया कि वह मैजिक स्टोन और मॉन्स्टर से मिली लूट का व्यापार कर सकता है। आगे ये भी बताया कि उसे ये करने के लिए केमियार बनना होगा। रियो एक केमिस्ट्री लवर, इसलिए उसे केमिया में रुचि है, इसलिए वह एडवेंचरर बनने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वेटर उन्हें करी और चावल परोसता है। रियो ये देखकर सरप्राइज होता है कि इस दुनिया में उसकी पिछली दुनिया जैसा ही खाना है। वह अपने मन में सोचता है कि कैसे इसी का एनिमी में प्रोटैगनिस्ट को अपनी दुनिया में खाना बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि करी और चावल मछली की दुनिया में मौजूद है, इसलिए रियो इसे अच्छा मानता है। किसी भी मामले में रियो उस खाने को मुक वेंगर की तरह खाने लगता है। अगली सुबह फिर उसे बताता है कि करी कितनी पसंद है। एवल आश्चर्य होता है कि इस गुफाबाजी ने पहले कभी अच्छा खाना नहीं खाया होगा। एवल ने रियो को करी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए रियो को लगता है कि एवल उसे दिलचस्प चीजें छिपा रहा है। एवल आश्चर्य होता है और बताता है कि वह रियो से कुछ रहस्य छिपा रहा है। दोनों घास के मैदान और गेटों से होकर अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं और जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन लूना शहर के बाहरी इलाके में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे एंट्री गेट पे पहुंचते हैं, गेट गार्ड एवल को पहचान लेता है। उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लापता होने की खबर मिली थी। एवल के पास स्थिति को समझाने का समय नहीं है, लेकिन वह गार्ड को सिर्फ इतना बताता है उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने उसकी जान बचाई है। गार्ड रियो को धन्यवाद देता है एवल की जान बचाने के लिए और वो बहुत उत्साह से रियो से हाथ मिलाया। रियो ने अभी तक एडवेंचरर यार्ड के रूप में रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए उसे एंट्री फीस देनी होगी। इसलिए एवल एक बार और रियो के लिए काम करता है और गार्ड को एक चांदी का सिक्का देता है। गार्ड एवल का फिर से शहर में स्वागत करता है और उससे पूछता है कि अब वह क्या करने की योजना बना रहा है। जब वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो रियो को पता लगता है कि एवल यहाँ बहुत फेमस है और यहाँ वह क्वाइटली रहता है। रियो और एवल गिल्ड की ओर जाते हैं और रास्ते में एवल रियो को बताता है अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसकी रैंक एफ रैंक से शुरू होती है। एवल एक अनुभवी एडवेंचरर है, इसलिए वह सोचता है कि वह रियो की कौशल की गारंटी दे सकता है। आगे बताता है कि रियो डी से शुरू कर सकता है। इस दुनिया में भी व्यक्ति को रैंक से जाना जाता है, जिसकी रैंक अधिक होगी उसे उतना कठिन क्वेस्ट मिलेगा। एवल को नहीं लगता कि रियो को कोई क्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। जब वह अपने पास मौजूद मैजिक पत्थर सभी बेच देंगे तो रियो के पास धन की भरमार होगी। उनके पास इतना ज्यादा सामान है कि एक साथ बेचने पर बाजार में गिरावट आ सकती है। इसलिए एवल पहले गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता है ताकि वह तय कर सके कि उसे क्या करना चाहिए। वह गिल्ड के अंदर जाते हैं। वहाँ पे सभी मौजूद लोग एवल को देखकर खुश होते हैं कि उनका दोस्त एवल जिंदा और ठीक है। जब दर्जनों लोग एवल को घेर लेते तो रियो स्माइल करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना फेमस दोस्त मिलेगा। वह बाहर निकल जाता है टहलने के लिए ताकि वह किसी के रास्ते में ना आए। तभी उसकी मुलाकात एल्फ गर्ल से होती है। वह उसके आउटफिट पे रुचि दिखाती है और जानते कि ये फेरी किंग का आउटफिट है। रियो कंफ्यूज है क्योंकि उसे नहीं पता कि फेरी किंग कौन है। दुर्भाग्य से एल्फ गर्ल कहती है कि वे जल्दी में, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है इस उम्मीद में कि वे फिर से जल्दी मिलेंगे। एवल रियो को ढूंढते हुए बाहर आता है और उसे अंदर ले आता है तथा सभी से उसका परिचय उस व्यक्ति में करता है जिसने उसकी जान बचाई। इसके बाद वह रियो को आगे धकेलता है और सभी लोग व्यक्त करते हैं कि उसके प्रति कितने खुश और
आभारी है। जब सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, एवल रियो को रजिस्ट्रेशन के लिए गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है और रियो का समर्थन करते हुए रिसेप्शनिस्ट से उसे डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि एवल जैसा आदमी जो कि क्रिम्सन सोर्ड पार्टी से है, पर्सनल रूप से किसी का समर्थन कर रहा है। वह बताते हैं कि ये पहली बार है कि कोई इस पार्टी का व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और इसका मतलब यह है कि रियो सचमुच कोई विशेष व्यक्ति है। रिसेप्शनिस्ट ने इसे मंजूरी दे दी और कहा कि ये एक फिजिकल प्रोसेस असेसमेंट है जिसे रियो को भी गुजरना होगा। इस विषय में बोलते हुए एवल गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उन्हें वेटा कक्ष में ले जाती है, जहाँ गिल्ड मास्टर युग ये सुनकर अंदर आता है कि एवल वापस आ गया है। एवल उस पहाड़ को पार करके जिंदा वापस आ गया। गिल्ड मास्टर ये सुनकर चौंकता है। एवल युग से पूछता है कि क्या ये तथ्य उसके लिए रियो को ऊपर रैंक देने के लिए पर्याप्त है, कि वह जानता है कि कोई गैर स्किल पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। युग ने स्वीकार किया कि वह सही है और उसने बताया कि रियो को वह उच्च स्थान देगा। इससे पहले कि वह अपनी बातचीत पूरी कर पाए, एक टीम उस कमरे में अंदर आ जाती है। टीम में एवल के पार्टी के सदस्य लिन, वॉरेन और रिया शामिल है। जब लिन एवल को देखते कंफर्म करती कि एवल जिंदा है तो वह घुटनों के बल गिर जाती है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसे वह दोबारा देख सकेगी। वह खड़ा होकर उनसे मिलने जाता है और परेशान करने के लिए माफी मांगता है। वह बताता है अगर रियो ने उसे नहीं बचाया होता तो वह मर जाता, इसलिए रियो ही वह व्यक्ति है जिसकी सराहना करनी चाहिए। युग को पता है कि पार्टी को बहुत कुछ करना है, इसलिए उन्हें माफ कर देता है। गिल्ड क्लर्क नीना से रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने के लिए कहता है, जबकि वह पार्टी को बातचीत करने के लिए कमरे का यूज करने देता है। रियो युग के साथ जाने लगता है, लेकिन एवल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि उन्हें साथ में कुछ काम करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद गिल्ड के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। जैसे ही रियो चला जाता है, युग उनकी मन की बात पढ़ लेता है। ये देखता है कि ये इस बात के लिए कंफ्यूज है कि एवल कितना पॉपुलर है। वह रियो को बताता है कि एवल की क्रिम्सन सोर्ड पार्टी गांव की सबसे ताकतवर पार्टी है। हर किसी को एवल की प्रेजेंस महसूस हुई। युग पूछता है क्या वह डी रैंक में रजिस्ट्रेशन कराएगा। युग कहता है कि हाँ। युग बताता है कि वह एवल को जानता है कि वह एवल स्ट्रॉन्ग है। वह ये भी जानता है कि अगर एवल के पास कोई अच्छी सपोर्ट सिस्टम नहीं होती तो वह उन मॉन्स्टर से नहीं जीत पाता। इसका मतलब उसे पूरा यकीन है कि रियो भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें डी रैंक में रजिस्टर करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। वह उसे दूसरे रूम में ले जाता है और नीना मटेरियल लेकर वहाँ आती है। वह रजिस्ट्रेशन का काम नीना को सौंप देता है और वह गिल्ड से संबंधित कागजी कार्रवाई करता है। नीना अपना परिचय देती है और किताब लाती है। वह रियोस की स्किल और स्तर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछती है और उससे ये भी पूछती है क्या कभी वह पहले डंजन में गया था। जब वह मना कर देता है तो वह बताते कि यहाँ हर महीने डंजन की कक्षाएं होती हैं और पूछती है क्या वह इसमें हिस्सा लेना चाहता है। वह साइन अप करने का डिसाइड करता है। आगे उसे बताती कि उसकी अगली क्लास कुछ दिनों बाद 9 बजे शुरू होगी। ये सुनकर रियो हैरान होता है कि उसके पास अभी भी बहुत समय है और उसे बताती कि शहर के बीच एक घड़ी है। रियो के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वह उसे बताती कि 300 दिनों के लिए वह गिल्ड के रजिस्ट्रेशन लॉन्च में रह सकता है। पेपर वर्क पूरा होने के बाद वह उसका कार्ड लेकर आती है और उसे सिस्टम पर हथेली रखने को कहती है। सिस्टम उसके कार्ड पर प्रिंट करता है। ये प्रोसेस समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, युग बताता है कि वह कितना खुश है कि एवल वापस आ गया है। वह शिकायत करता है कि एवल की अनुपस्थिति में शहर अस्त व्यस्त हो गया है। रियो एवल के पास लौटता है जो उसे इधर उधर ले जाता है। वह उसे बताता है कि बेचे हुए पत्थर के पैसे लेने जा रहे हैं। एवल रियो के लिए एक कपड़े और कर्मचारी खरीदना चाहता है। रियो इस बात के लिए सराहना करता है, लेकिन वह हैरान होता है कि एवल उसके लिए कर्मचारी क्यों खरीदना चाहता है। एवल कहता है कि मैजिशियन को लाठी का उपयोग करना चाहिए। रियो बोलता है कि वह इसके बिना भी ठीक है। आगे बोलता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास हमेशा एक तलवार रहती है। एवल को नहीं लगता है कि उसके पास तलवार है। तभी रियो एवल को अपनी बगल में रखी तलवार को दिखाता है। एवल इसे चाकू समझता है क्योंकि ये बहुत छोटा है, लेकिन रियो कहता है कि ये एक तलवार है और वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। एवल की पूरी जिंदगी सदमे में है और कुछ बातों के लिए वह कंफ्यूज है। रियो एवल से सवाल पूछता है। खरीदारी और कई सवालों के बाद उसे पता चलता है कि उस दुनिया में भी एक दिन में 24 घंटे यानी कि 7 दिन होते हैं और इधर भी एक महीने में पृथ्वी की तरह 30 दिन होते हैं। जो उसने करी खाई थी उससे अनुमान लगाता है कि वहाँ से पृथ्वी से किसी ने रिइंकार्नेट लिया था और दुनिया को बदल दिया था। एवल उससे मिलने आता है और उसके द्वारा खरीदी गई चीजों की सराहना करता है। आगे एवल बताता है कि उन्हें कहीं और भी जाना है और अतिथि के होने के नाते वह मना नहीं कर सकता। एवल उसे अपने स्वागत समारोह में ले जाता है और वह रात भर मौज मस्ती करते हैं और शराब पीते हैं। अगली सुबह वह थका हुआ था। वह निया के साथ अपने लॉज की ओर जाता है। रियो मानता है कि उसकी शाम बहुत अच्छी रही। वह बताती है रोज जो एवल का भाई है ने रियो का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा क्योंकि रियो द्वारा किए गए कार्य की बहुत सराहना करता है। ये वास्तव में वह बात नहीं है जिसने रियो को तनाव में डाल दिया है। वह तनाव में इसलिए है क्योंकि उसने पिछली रात बहुत शराब पी ली थी। वह लॉन्च में पहुंचते हैं और नीना दरवाजा खोलती है। कमरे में पहले से ही 2 लोग हैं और नीना ने रियो को बताया कि ये तुम्हारे आखिरी रूममेट हैं। दोनों रूममेट नील्स
मिल्स और एटो अपना परिचय देते हैं और नीना जाने से पहले रियो को अगले दिन की क्लास की याद दिलाती है। उसके जाने के बाद नील्स उसके बारे में बात करता है कि वह कितनी सुंदर है, लेकिन एटो को नील्स के डिलीजन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह रियो से बात करने के लिए जाता है। वह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आगे बताता है कि वे साथ में मिलकर अच्छे से रहेंगे। नीना दोबारा से दरवाजा खटखटाती है और अपने साथ एक और रूममेट एनल को लेकर आई। वह जवान दिखता है और वह उसकी उम्र पूछते हैं। वह उसे बताता है कि वह 16 साल का है और आगे बताता है कि उसके माता पिता हाल में ही मारे गए हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वह एक एडवेंचरर बनेगा। नीना उसका स्वागत करने के लिए कहती है और रियो से कहते हैं कि अगले दिन उसके साथ क्लास में आए। अगले सीन में हम एवल की पार्टी को देखते हैं। एवल अपनी पार्टी को बताता है कि उसने रियो के साथ क्या क्या देखा। रियो ने बिना किसी स्टाफ के मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया, कैसे उसने बर्फ का इस्तेमाल करके बाइबन को मार डाला और अन्य चीजें भी की। पार्टी की एक मेंबर लिन एवल की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही जो भी उसने बताया। आगे वह बताते कि जादू का इस्तेमाल कुछ दूरी से किया जाता है। एवल उन्हें कहता है कि उसने बिल्कुल यही देखा था। आगे एवल बताते कि उसने बाइबन को मारने के लिए आइस ब्लॉक का इस्तेमाल किया था। लिन को ये सभी चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं। पार्टी के दूसरी मेंबर रिया बताती है केवल एक ही लेजेंड मौजूद था और वह थी इन्फर्नो मैजिशियन। उन लोगों का मानना है इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में उन्होंने जो भी सुना वह सब अफवाह है, क्योंकि किसी ने इसे देखा नहीं। उन्हें ये भी चिंता है कि रियो इतना शक्तिशाली है तो वह उनके खिलाफ भी हो सकता है या साम्राज्य को सपोर्ट कर सकता है। एवल उन्हें बताता है कि रियो साम्राज्य का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि उसे डुई साम्राज्य के नाम से नफरत है। दूसरी ओर रियो अपने नए रूममेट के साथ हंसता और मजाक करता क्योंकि वह सोचता है कि उसका जीवन कितना बदल गया है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। रियो डंजन की क्लासें ले रहा है। टीचर बोलता है हमने डंजन की क्लास का पहला एक्सप्लेनेशन पूरा कर लिया है। आगे बताता है कि हम रियल डंजन की पहली मंजिल पर जाएंगे। एमन ये बात सुनकर काफी घबरा जाता है, इसलिए रियो बोलता है तुम अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। आगे बोलता है डंजन में जाने से पहले तुम्हारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी। टीचर बोलता है क्या किसी को सवाल पूछना है? रियो हाथ उठाता है और पूछता है कि कोई ऐसा तरीका है कि डंजन के उस परत पर जाया जा सके। ये सवाल टीचर को पसंद आता है। हालांकि टीचर बताता है कि दक्षिण के प्रांतों में कुछ कारखानों में इसकी सुविधा दी गई है। आगे टीचर बताता है कि उन्होंने जहाँ तक सुना कि लून में ऐसा कोई डंजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल अफवाहों के माध्यम से ही सुना है। एमन रियो के ज्ञान से प्रभावित होता है। रियो मन में सोचता है कि उसके लिए कोई हैरान की बात नहीं है कि वह डी रैंक पर पहुंच गया, लेकिन रियो अपनी बात दूसरी ओर मोड़ देता है और कहता है कि उसने ये बात और कहीं से सुनी। अगले सीन में हम देखते हैं एडवेंचरर जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें पता लगता है कि शहर डंजन के चारों ओर बना है। उन्हें बताया जाता है कि डंजन में मौजूद मोस्टर की संख्या बढ़ती ही जाती है। इसे महान तूफान के रूप में जाना जाता है। टीचर आगे बताता है कि इस दौरान मोस्टर सतह पे पहुंच सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए डबल लेयर वाली दीवार बनाई गई है। रियो को पता लगता है कि डबल दीवार बाहरी खतरों को बचाने के लिए है, जबकि अंदर की दीवार डंजन के मोस्टर से रक्षा करती है। एमन जो पहले से ही घबरा रखा है उसे ये आपदा की तरह लग रहा है। टीचर कहता है आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल साल भर में एक बार होता है। आगे बोलता है कि अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे डंजन के अंदर जाते हैं रियो देखता है एनम अभी भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए रियो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। टीचर बताता है कि पहली मंजिल पर कोई खतरनाक मोस्टर नहीं है, इसलिए वह बिना चिंता के इस क्षेत्र में छानबीन कर सकते हैं। जब वह लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है और वह रुक जाते हैं। रियो बोलता है कि वह अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे यहाँ पर रोके रखेगा और एमन उस पर हमला करेगा। जल्द ही उन्हें सोल्जर एंड दिखाई देती है। रियो को याद आता है कि उसने गाइड में देखा था कि इसे मारने के लिए इसकी गर्दन पर हमला करना चाहिए। इसके बाद वह चींटी को गिराने के लिए 8 आइस लेंसर का उपयोग करता है और एमन से कहता है कि जाकर उसे खत्म कर दो। एमन चींटी के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर एक शक्तिशाली हमला करता है जिससे वह कट जाती है। एमन को अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाता है। वह रियो को धन्यवाद देता है। रियो उससे मैजिक स्टोन इकट्ठा करने के लिए कहता है। एमन बोलता है क्या इसकी अनुमति है? रियो बताता है कि एडवेंचरर के लिए मैजिक स्टोन इकट्ठा करना स्वाभाविक है। आगे बताता है कि वे डंजन से अपनी जीविका कमाते हैं। आखिरकार वह पत्थर निकाल लेते हैं। वह दोनों अपनी सफलता पर गर्व और खुशी महसूस करते हैं। उस रात वह पहली डंजन यात्रा और अपनी पहली हत्या का जश्न मनाने के लिए गिल्ड में जाते हैं। लिस कहता है कि हमें कुछ शराब पीनी चाहिए। वह बताता है कि गिल्ड इसे नहीं परोसता और उन्हें इसे बाहर से लाने की अनुमति भी नहीं है। उन लोगों का मानना है कि एडवेंचरर को शराब नहीं पीना चाहिए। मिल्स कहता है ये नियम बड़ा सख्त है, हम तो केवल जश्न बना रहे हैं। इन्हें बात बदलते हुए कहता है कि वे इस बात से प्रभावित है।
वह अपने पहले डंजन भ्रमण में एक एंड सेंसर को हराने में कामयाब रहे। एमन को लगता है कि रियो ने ही उसे हराया था क्योंकि उसने चीटी को नीचे दबा दिया था, जिससे उसे हमला करने का मौका मिला। लेकिन रियो एमन की तलवार चलाने की स्किल की तारीफ करता है और उसे कहता है कि उसे अपनी क्षमताओं को कम ना समझे। नील्स खुश होता है कि वह मैजिक स्टोन पाने में कामयाब रहे। आगे यूडो पूछता है कि कल क्या करना चाहिए, तो एमन कहता है कि वह फिर से डंजन में जाएगा, लेकिन वह अकेले जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए इस बात के लिए वह अभी कंफर्म नहीं है। आगे रियो बोलता है कि वह उसके साथ साथ में चलेगा और बोलता है कि वह तीसरी मंजिल पर जाने का प्रयास करेंगे, जिससे एमन इस बात से मान जाता है। रियो को अजीब लगता है कि पहली मंजिल पर एक चींटी दिखाई दी और नील्स बताता है कि वहाँ पर आमतौर पर चमगादड़ पाए जाते हैं। ईडो उन्हें बताता है कि पिछले कुछ महीनों में पहली और दूसरी मंजिल पर चींटियां दिखाई देने की खबरें मिली हैं, जिससे रियो हैरान होता है कि वे वहाँ क्यों थी। अचानक एवल पीछे आ जाता है और उनकी बातचीत में शामिल होकर बताता है कि चींटियां पहली मंजिल पर सुरंग खोल सकती हैं। रियो कहता है कि अनुभवी एडवेंचरर को नए लोगों पर छिपकर हमला नहीं करना चाहिए, खासकर जब उनके दोस्त बातचीत कर रहे हों। एवल का कहना है कि वह उन लोगों के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर कर रहा है। एवल कहता है कि रियो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अभी उसकी व्यक्तिगत में समस्या है, इसलिए उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। रियो कहता है कि उसे इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जब उन्हें पता लगता है कि एवल क्रिम्सन सोर्ड से है, नील्स उछल पड़ता है और कहता है कि वह एक एफ रैंक तलवारबाज है और एवल उसका हीरो है। वह पूछता है क्या वह उससे हाथ मिला सकता है। एवल इस बात के लिए मान जाता है, जिससे नील्स अंदर से खुशी से भर जाता है। इसके बाद एवल उन्हें सलाह देता है कि खुद पर ज्यादा दबाव न डाले। आगे बोलता है कि हर एडवेंचरों का जिंदा रहना उसकी पहली प्रायोरिटी है। नील्स वादा करता है कि वह इसे याद रखेगा। रियो एवल से पूछता है कि गिल्ड हॉल में देर से क्यों आया। एवल बताता है जो हम खोज कर रहे थे उसे पूरा करने में ज्यादा समय लग गया और कहता है कि वे अभी भी रोते हैं। लेकिन तभी उसके पार्टी मेंबर वहां जाते हैं और एवल को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना था। एवल बहाना बनाते हुए कहता है कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है नए लोगों को गाइड करके, लेकिन तभी उसका दोस्त वेरन उसे कंधे पर उठा लेता है। एवल रियो से मदद मांगता है, लेकिन रियो कहता है कि उसे मिशन की रिपोर्ट करना जरूरी है और पार्टी लीडर के रूप में उसे अपना काम करना चाहिए। ये बात एवल को पसंद नहीं आती और मजाक में रियो को गद्दार कह देता है। जाने से पहले लीन रियो के पास आती है और उसे बिना कुछ कहे घूरती रहती है। कुछ मिनट बाद रियो के दोस्त बातें करते हैं कि वे क्रिम्सन सोर्ड पार्टी से कितने प्रभावित हैं। जब वे एवल की तारीफ करते हैं तो रियो को समझ नहीं आता कि वे एवल में इतनी रुचि क्यों रखते। इस बीच एवल को जब गिल्ड मास्टर के पास ले जाया जा रहा था, रिया लिन से कहती कि तुम रियो को ऐसे क्यों देख रही थी, लेकिन लिन बताती है एवल की बात सुनकर कोई भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। तभी एवल उन्हें कहता है कि वह चिंता न करें, जल्दी वे रियो की पावर देखेंगे। उसके पार्टी मेंबर को लग रहा है कि वह केवल अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं एमन डंजन में जाने के लिए उत्साहित है, लेकिन रियो कहता है कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अंदर पहुंचते ही उनका सामना मोस्टर से हो जाता है। रियो उन पर आइस लेंसर से हमला करता है। एमन आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह अपनी मूवमेंट करता है जब उस पर एक भेड़िया झपटा है। एमन आसानी से इसके शरीर को चीर देता है। दूसरा भेड़िया एमन पर अटैक करने आता है, तभी रियो उस पर आइस लेंसर से हमला कर देता है, जिससे एमन को उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। ज्यादा फाइट करने से एमन को भी अपनी एबिलिटी पर विश्वास हो जाता है। जब वे सभी भेड़ियों को खत्म कर देते हैं, रियो एमन से सवाल करता है कि उसकी तलवारबाजी उसे एवल की याद दिलाती है। फिर उसे याद आता है कि एमन ने एक बार उसे बताता है उसका टीचर उसके गांव के एक फॉर्मर एडवेंचरर थे। एमन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरो है और उन्होंने कैपिटल के एक मेजर स्कूल से पढ़ाई की है। एमन रियो से इम्प्रेस है कि एक मैजिशियन होने के बावजूद उसे तलवारबाजी के बारे में इतना ज्ञान है। रियो बताता है कि उसने एक मेंटोर के साथ लंबे समय तक ट्रेनिंग की है, लेकिन उनका स्टाइल ओरिजिनल है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वह इसमें स्किल है या नहीं। रियो एमन से पूछता है कि वह एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। एमन कहता है हाँ, लेकिन रियो को लगता है कि एमन को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि अभी भी उसकी फाइटिंग स्टाइल अभी भी थका देने वाली लगती है। रियो एमन से कहता है कि उसे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज दौड़ना चाहिए। आगे उसे बताता है कि एवल कैसे सुबह उठकर अपनी ट्रेनिंग करता है। आगे रियो कहता है कि मोस्ट टैलेंटेड एडवेंचरर को भी कठिन अभ्यास करना पड़ता है, इससे एमन को ये करने की प्रेरणा मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियो अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे इंट्रोडक्टरी बुक देती है, पहली गाइड बुक है और दूसरी उपयोगी जानकारी से भरी रेसिपी बुक है। रियो पढ़ने के बाद सोचता है यदि वह इसे गंभीरता से लेना चाहता है तो उसे अपने स्वेटो क्लोन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वह सोचता है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। अचानक पूरा शहर अंधकार में डूब जाता है, आकाश में ग्रहण छा जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही बदल गई। रियो को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वह दुश्मन से बचने के लिए मल्टीपल दीवार बना लेता है। जैसे ही धूल हटती है, रियो को एक डीमन गर्ल दिखाई देती है। डीमन यह देखकर सरप्राइज होता है कि एक इंसान इसमें फंस गया है। हालांकि वह कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही वह उसे
जल्दी मार देगी। रियो को जल्दी एहसास हो जाता है कि वह एक अकुमा है। वह जानता है कि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे यकीन नहीं होता है कि वह इस स्थिति से बच निकलेगा या नहीं। अकुमा एक आग का बड़ा गोला बनाती है। रियो उससे बचने के लिए आइस लेयर बनाता है। हालांकि उसे लगता है कि वह पहले की तरह टिक नहीं पाएगा। अकुमा दीवार में छेद कर देती है और उस पे हवा में गोली चलाती है, लेकिन वह डॉज कर लेता है और सीधे दिल पर बार होने से बच जाता है। अकुमा सरप्राइज है कि वह उसकी नर की आग को रोक पाया, और वह इससे भी हैरान है। जब उसने विंड लैंसर को रोका तभी उसकी नजर उसके कपड़े पे पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये फेरी किंग की ओर से आया है। अब वह डिसाइड करती है कि अब उसे अपने हाथों को गंदा करना होगा और नजदीक से लड़ाई करनी होगी। अकुमा उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जियो हार मानने को तैयार नहीं। वह अपनी तलवार निकालता है और उसके हमले को रोक देता है। वह उसे बहुत धीमा होने का मजाक उड़ाती है, इसलिए रियो उस पर आइस से हमला करता है, लेकिन वह उसे आसानी से डॉज कर लेती है। रियो को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वह इतनी तेज मूवमेंट करने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। वह अचानक से हवा में उछलती है और एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन रियो अपनी तलवार से समय रहते हुए उसे रोक लेता है। रियो को लगता है कि जब तक वह डिफेंस मोड में रहेगा वह उस पर हमला नहीं कर पाएगी। उसको यह भी एहसास होता है कि लुरन के साथ कठिन ट्रेनिंग करने की तुलना में उसका हमले कुछ भी नहीं है। अकुमा को पता लगता है कि वह फेरी किंग की तलवार चला रहा है। वह उससे सवाल करती कि असल में वह कौन है। रियो उसे आइस लेंसर से नष्ट कर देता है उससे पहले कि उस पे हमला करे। वह उसकी स्पीड देखकर हैरान होती है कि वह इतनी तेजी से मैजिक कैसे कर पा रहा है। उस मॉन्स्टर को एहसास हो जाता है कि वह कितना खतरनाक हो गया है और उस पर पूरी ताकत से हमला कर देती है, और रियो उसे बराबरी की टक्कर दे रहा है और उसे पीछे धकेल देता है तथा उसकी ओर बड़े बड़े आइस के टुकड़े फेंकने लगता है। जवाब में अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह जमीन से 2 कंक्रीट की दीवार बना देती है। इससे रियो के हमले बेकार चले जाते हैं। जैसे ही अकुमा को लगता है कि वह सुरक्षित है, रियो उस पे ऊपर से सरप्राइज अटैक करता है। उसके कंधे और गाल पर चोट लग जाती है। रियो उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जल्दी उसे पता लग जाता है कि पहली चोट ठीक हो चुकी है। जब रियो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वह उसे पास की दीवार पर उड़ा देती है। अकुमा को लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है। तभी आसमान से अचानक पानी की बूंदें गिरने लगती है। जैसे ही उसे छूती है उसका शरीर जलने लगता है और वह दर्द से चीखने लगती है। गुस्से से वह एक खून का बड़ा विस्फोट करती है, लेकिन रियो के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ग्रहण सही समय पर खत्म हो गया। वह अपने आप को लियोनोरे बताती है, लेकिन रियो पहले से ही जानता है कि वह एक अकुमा है। वह सरप्राइज है कि उसके जैसे लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उसे मार देना चाहिए। वह जानती है कि इतने कम समय के भीतर उसे नहीं हरा सकती। लियोनोरे उसे बताती कि उसने इस लड़ाई का आनंद लिया और कहती कि वह उसे फिर से देखना चाहती है, लेकिन रियो ऐसा नहीं चाहता। फिर भी लियोनोरे बोलती कि वे फिर से मिलेंगे क्योंकि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले ही वह वापस ना मिले, लेकिन उसे उसके जैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। रियो हैरान होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि दुनिया में और भी अकुमा है। जाने से पहले वह उसे चेतावनी देती कि वह खुद को ना मारे, उसका जीवन अब उसका है। लियोनोरो को यकीन होता है कि अगली बार जब वह मिलेंगे वह और भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन फिर वह आंखों से ओझल हो जाती है। रियो को जिंदा रहने में खुशी महसूस होती है और मानता है कि ये सब इस कपड़े के कारण है, वरना इसके कंधे पर भी एक छेद होता। अब डिसाइड करता है कि अब अगला कदम उसका यह है कि उन किताबों को खरीदना है। इसके लिए वह अपने खातों से पैसे निकालने जाता है। अपने खाते से पैसे निकालने के बाद रियो खुश होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि गिल्ड को बाइबल के पत्थर बेचकर काफी अमीर हो गया है। वह समझ जाता है कि अब उसे जीविका चलाने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब वह अपने कमरे में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसका वहाँ कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि किताब खरीदने के लिए वह बुक स्टोर पे जाएगा। तभी रास्ते में कुछ एडवेंचर उसके दोस्तों को सड़क पर धमकाते हुए दिखाई देते हैं। रियो के लीडर को रियो के ग्रुप से ये कहते हुए सुना कि उन्हें हमले के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर चेतावनी नहीं देता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात को पूरी कर पाते, रियो उन बदमाशों को अपने आइस मैजिक से नीचे गिरा देता। उनका लीडर डैम भड़क जाता है और रियो को मुक्का मारने की कोशिश करता है। रियो उसे आसानी से चकमा दे देता है और अपनी तलवार के हत्थे से उसे इतनी जोर से मारता है कि उसे उल्टी हो जाती है। फिर रियो अपने दोस्तों को जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए जादुई औषधि देता है। फिर वह लोग कहते हैं कि वह थक चुके हैं, उन्हें गर्म पानी के झरने में जाना चाहिए। बाद में हॉट स्प्रिंग में देखते हैं ईडो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कंधे की चोट को ठीक करता है। ईडो सरप्राइज है कि युद्ध में इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद रियो को चोट लग गई। एमन पूछता है कि रियो पहले किस बात पे लड़ रहा था। रियो उसकी बात को टाल देता है और आगे कहता है कि जब वह तैयार होगा तो उन्हें दूसरी बात बताएगा।